which is why you need to die. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इनविंसिबल सीजन 4 का सबसे बड़ा थ्रेट कोई विलन नहीं है बल्कि खुद मार्क है। हाँ, सही सुना तुमने। यहाँ एपिसोड 1 देखने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। और अगर तुमने वो लास्ट मोमेंट ध्यान से देखा है तो तुम ऑलरेडी समझ गए होगे मैं किस बात की तरफ हिंट कर रहा हूँ। तो चलो आज इसको डिटेल में ब्रेक करते हैं। यहाँ एपिसोड स्टार्ट होता है एक मोन्टाज के साथ, और ऑनेस्टली ये एक परफेक्ट वे है हमें दोबारा इस वर्ल्ड में पुल करने का। यहाँ हम देखते हैं मार्क ग्रेसन यानी इनविंसिबल, एटम ईव, ओलिवर और बाकी हीरोज को जो अभी भी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विलन के बाद दूसरा विलन, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम। लेकिन ये सब हीरोइक नहीं लगता बल्कि ये एग्जॉस्टिंग लगता है। और फिर स्क्रीन के थ्रू भी तुम फील कर सकते हो कि ये लोग थक चुके हैं। ये कॉन्फिडेंट सुपर हीरोज नहीं रहे बल्कि ये सर्वाइवर्स बन गए हैं। और दोस्तों, यहीं से एपिसोड का पहला बड़ा थीम समझ आता है कि वॉर खत्म नहीं हुई है बल्कि यहाँ वॉर ने सबको तोड़ दिया है। वहीं फिर दूसरी तरफ पेंटागन में सिसिल स्टेडमैन दिखता है जो हमेशा की तरह सब कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार बात अलग है। यहाँ सिसिल जैसा बंदा अगर टेंशन में दिखे तो समझ जाओ सिचुएशन कितनी सीरियस है। अब यहाँ वो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि दुनिया अभी सबसे वर्स्ट फेज में है। हीरोज कम हो गए हैं, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और जो लोग बचे हैं वो भी बेयरली हैंडल कर पा रहे हैं। और फिर यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सिस्टम खुद अनस्टेबल हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्क की, क्योंकि ये पूरा एपिसोड एक्चुअली उसकी मेंटल स्टेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ मार्क अब पहले जैसा नहीं रहा, वो सो नहीं रहा, रेस्ट नहीं कर रहा, बस लगातार काम कर रहा है। लेकिन ये डेडिकेशन नहीं है, ये गिल्ट है। यहाँ उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि अगर वो रुक गया तो कोई मर जाएगा। दोस्तों, ये हीरो वाली थिंकिंग नहीं है बल्कि ये उसका ट्रॉमा है। वहीं उसकी मॉम डेबी भी उसे बोलती है कि थोड़ा रेस्ट ले ले, एक रात के लिए ही सही। लेकिन मार्क के लिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ उसके लिए हर सेकंड इम्पोर्टेंट है और वो खुद को ब्रेक लेने की परमिशन ही नहीं दे पा रहा। फिर दोस्तों, इसी बीच ओलिवर के साथ उसका टेंशन भी दिखता है। यहाँ ओलिवर उससे सीधा सवाल पूछता है कि हर बार हम ही क्यों दुनिया बचाए। और ऑनेस्टली ये वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये टीम वर्क नहीं लगता बल्कि ये प्रेशर की तरह लगता है। और उस प्रेशर का सबसे बड़ा वेट मार्क के ऊपर है। यहाँ वो सब कुछ अपने कंधों पर ले रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर क्रैक आना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, फिर आता है एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जहाँ सिसिल डिसाइड करता है कि गार्जियंस को दोबारा असेंबल करना पड़ेगा। और ये रिस्की मूव है क्योंकि लास्ट सीजन में जो हुआ था उसके बाद ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ गार्जियंस क्लियरली बोल देते हैं कि वो काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सिसिल ने कोई सैडी मूव किया तो वो तुरंत निकल जाएंगे। तो यहाँ टेक्निकली तो टीम वापस आ गई है, लेकिन ये लॉयल्टी नहीं है बल्कि ये एक टेम्पररी डील है। मतलब यहाँ फाउंडेशन ही वीक है। दोस्तों, अभी स्टोरी मूव करती है पहले मेजर कन्फ्लिक्ट की तरफ, जहाँ मार्क को एक नए विलन से डील करना पड़ता है, डायनासोरस। यहाँ पहले तो ये एक नॉर्मल फाइट लगती है, बड़ा मॉन्स्टर, डिस्ट्रक्शन, टिपिकल सुपर हीरो सिचुएशन। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है। यहाँ डायनासोर सडनली ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बंदा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि उसे कंट्रोल नहीं है, वो बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिना चाहे। अब यहाँ पे मार्क कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि ये विलन है या विक्टिम। और दोस्तों, तुम क्लियरली उसके फेस पर देख सकते हो कि वो इस टाइप के डिसीजंस लेने से थक चुका है। अब इस सिचुएशन के बीच गार्जियंस आ जाते हैं और मार्क सिंपली वॉक अवे कर देता है। दोस्तों, ये छोटा मोमेंट लग सकता है लेकिन ये बहुत बड़ा कैरेक्टर चेंज दिखाता है। यहाँ पहले वाला मार्क रुकता, प्रॉब्लम सॉल्व करता, सबको बचाने की कोशिश करता, लेकिन अब वो बस चला जाता है। मतलब वो इमोशनली डिसएंगेज हो रहा है। अब इसके बाद एक काफी हैवी और अनकंफर्टेबल सीन आता है। ईव के घर पर डिनर। यहाँ ईव के डैड ओपनली मार्क को ब्लेम करते हैं वॉर के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, अपनी जॉब लॉस के लिए। और दोस्तों, सच बोलो तो उनकी बात गलत भी नहीं लगती। लेकिन सबसे पावरफुल चीज ये है कि मार्क रिएक्ट नहीं करता, वो आर्ग्यू नहीं करता, डिफेंड नहीं करता, वो बस सुनता है, क्योंकि अंदर से वो ऑलरेडी खुद को ब्लेम कर रहा है। यहाँ कोई भी उससे ज्यादा उसे जज नहीं कर सकता जितना वो खुद को कर रहा है। फिर दोस्तों,
एक और इमोशनल हिट आता है जब ईव के डैड उससे प्राइवेट में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ईव जितनी बार ऑलमोस्ट मरी है उसमें मार्क का ही इन्वॉल्वमेंट था, और अगर वो उसे सच में केयर करता है तो उसे इस बात के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, ये लाइन सीधा मार्क के दिल पर लगती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने हीरो होने पर डाउट नहीं कर रहा, बल्कि वो ये भी सोच रहा है कि शायद वो अपने लव वंस के लिए डेंजर बन रहा है। अब सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब ईव के पावर्स ग्लिच करने लगते हैं। वो कंट्रोल लूज कर रही है। वैसे अभी क्लियर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात क्लियर है कि मार्क का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम वीकन हो रहा है। मतलब जिस चीज पर वो डिपेंड करता है वो भी स्टेबल नहीं है। वहीं इस सब के बीच एक और डेंजरस सब प्लॉट बिल्ड हो रहा है, सेक्विड्स। ये क्रिएचर्स वापस आ गए हैं और लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और उनका लीडर है रश। दोस्तों, ये पूरा सेटअप एक टिकिंग टाइम बम जैसा फील होता है, क्योंकि जब हीरोज अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है तब बैकग्राउंड में कुछ और ज्यादा डेंजरस ग्रो हो रहा है। साथ ही फिर यहाँ एक और विलन इंट्रोड्यूस होता है, यूनिवर्सा। वो एक पावर स्टेशन पर अटैक करती है और मैसिव एनर्जी ड्रेन करती है। इससे यहाँ पूरा ईस्टर्न सीबोर्ड ब्लैकआउट हो जाता है और सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि अगर पावर वापस नहीं आई तो न्यूक्लियर मेल्टडाउन तक हो सकता है। मतलब यहाँ सीसिल के पास एक ही टाइम पर दो ह्यूज थ्रेट्स हैं, सेक्विड्स और पोटेंशियल कैटास्ट्रोफी। दोस्तों, अब एपिसोड अपने पीक पर आता है। यहाँ मार्क और ईव यूनिवर्सा को स्टॉप करने जाते हैं, जबकि गार्जियंस सेक्विड्स को हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ ईव स्ट्रगल कर रही होती है, उसके पावर्स काम नहीं कर रहे हैं और वो पैनिक करने लगती है। फिर भी वो समहाउ यूनिवर्सा को स्टॉप कर देते हैं और लास्ट मोमेंट पर पावर रिस्टोर हो जाती है। यहाँ डिजास्टर अवॉइड हो जाता है, लेकिन ये विक्ट्री फील नहीं होती, बल्कि दोस्तों ये सिर्फ लक लगता है। वहीं फिर दूसरी तरफ रेक्स अपनी मर्जी से ऑर्डर्स इग्नोर करके सीवर्स में चला जाता है। रिस्की मूव, लेकिन उसे सीक्विड्स का बड़ा ग्रुप मिल जाता है। अब वो मुश्किल से वापस आता है, लेकिन अब उन्हें पता है कि यहाँ थ्रेट कितना बड़ा है। और दोस्तों, फिर आता है वो फाइनल मोमेंट जो सब कुछ चेंज कर देता है, मार्क वर्सेस रस। यहाँ मार्क के पास चॉइस होती है, वेट करे बैकअप का या खुद ही सिचुएशन एंड करे। और दोस्तों, यहीं पर वो डिसीजन लेता है जो उसके कैरेक्टर को रिडिफाइन कर देता है। यहाँ वो बिना हेस्टिटेशन के रश को मार देता है। ना कोई ड्रामा, ना कोई बिल्डअप, बस एक सिंपल एक्शन। और सबसे स्कैरी पार्ट कि एपिसोड इसे हाईलाइट भी नहीं करता। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं, सिर्फ साइलेंस, क्योंकि ये हीरोइक मोमेंट नहीं था, बल्कि ये एक इजी डिसीजन था। और दोस्तों, यही चीज यहाँ सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब मार्क उस पॉइंट पर पहुंच रहा है जहाँ किलिंग उसे रॉन्ग नहीं लग रही बल्कि एफिशिएंट लग रही है। तो आगे क्या होने वाला है? यहाँ सीजन 4 क्लियरली एक डार्क डायरेक्शन सेट कर रहा है। मार्क इमोशनली अनस्टेबल हो रहा है, ईव वीक हो रही है, गार्जियंस एक प्रॉपर टीम नहीं है, नए विलन्स राइज हो रहे हैं और हिडन थ्रेट्स बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि मार्क अपना मोरल कंपास लूज कर रहा है, और अगर वो लाइन कम्प्लीटली क्रॉस कर लेता है तो वो सिर्फ डेंजरस नहीं रहेगा बल्कि वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। और फिर इसी वजह से ये एपिसोड इतना पावरफुल है। यहाँ ये एक्शन के बारे में नहीं है बल्कि ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। और फिर जो कुछ लास्ट सीजन में हुआ था उसका आफ्टरमैथ अब दिख रहा है, और ये मैसी है, पेनफुल है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो हाँ, अगर एपिसोड 1 कुछ हिंट देता है तो ये सीजन सिर्फ इंटेंस नहीं होने वाला बल्कि ये डार्क होने वाला है। और फिर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मार्क अब हीरो है या वो वर्जन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और दोस्तों, अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के साथ जुड़े रहो। साथ ही वीडियो को हाइप भी कर लो, क्योंकि ये सीजन अभी और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।